हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे साइकोलॉजी रीट का चैप्टर नंबर 2 अधिगम लर्निंग जिसे कहते हैं। सामान्य परिचय निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। लर्निंग अनुभव, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। विकल्पों का अध्ययन। हाथ जोड़कर अभिवादन करना अधिगम है क्योंकि यह अर्जित प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति इसे अपने परिवार, समाज, विद्यालय आदि से ग्रहण करता है। लार अनामूल प्रवृत्त्यात्मक अनुक्रियाएं। चलना, भागना, कूदना बाल्यावस्था की सहज क्रिया है जिसका कारण उस अवस्था की परिपक्वता एवं गम्यक विकास है। अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त तीनों विकल्प में केवल पहला विकल्प ही अधिगम है। नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? वुडवर्थ। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षा विधि के द्वारा दिया गया है? इसके अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। सही विकल्प चुन लिए। अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया, ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति। अधिगम उपरोक्त भाषा दी है तो क्रो एंड क्रो है शाहिद। आंसर अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषा है। वुडवर्थ। नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। गेट्स। अन्य अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। स्किनर। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल व्यवस्थापन सामंजस्य ही अधिगम है। थॉर्नडाइक। अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना व उसे उद्दीपन से जोड़ना। क्रोनबेक। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन व्यक्त करता है। किम्बल। पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमताओं में आया अपेक्षाकृत परिवर्तन है। वुडवर्थ। सीखना विकास की ही प्रक्रिया है। अधिगम के संबंध में सत्य कथन है तो सारे के सारे यह सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है। सीखने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होगा। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में ही हो सकता है। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, यह सत्य नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम की सही विशेषता नहीं है? मूल प्रवृत्ति तथा प्रत्यक्ष क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना केवल औपचारिक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन का अधिगम कहा जाता है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन है, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? अधिगम अस्थानीय है। व्याख्या। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार की प्रमुख प्रक्रिया है। अधिगम से तात्पर्य व्यवहार अथवा व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव या अभ्यास के कारण होता है। वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ या थकान की वजह से हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं है। अधिगम की कुछ अन्य विशेषताएं। अधिगम स्वदेशी होता है। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। अधिगम में मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, प्रत्यक्ष परिवर्तन, रिफ्लेक्सेस, परिपक्व एंड मैच्योरेशन के कारण आए परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते। अधिगम सतत प्रक्रिया है। यह सार्वकालिक, सार्वभौमिक है। अधिगम अर्जित की प्रक्रिया, यह व्यक्तिगत भी हो सकता है कि सामाजिक भी। अधिगम व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतिक्रियात्मक पक्ष है। अधिगम सृजनात्मक होता है। अधिगम में समायोजन निहित होता है। अधिगम परिणाम नहीं अब तो एक प्रक्रिया है। हालांकि नवीन अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों है और इसका प्रक्रिया अथवा परिणाम होना अधिगम है की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी। अधिगम में सदैव एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित रहता है। अधिगम में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादित से भिन्न है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं है। निर्देशन है, चयन है, सूझ है, सभी ही है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में निम्नलिखित मानसिक प्रतिक्रिया निहित रहती है। निर्देशन लक्ष्य की ओर रुचि और अवधान होता है। व्याख्या संबंधों का प्रतिबोधन। चयन संबंधित अनुभवों का चयन एवं प्रत्यास्मरण। सूझ विश्लेषित अनुभवों का विज्ञान। संरचना नवीन मानसिक शैलियों का निर्माण। आलोचना समाधानों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन। परिवर्तन अधिगम का स्थानांतरण
संभव है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं। अभ्यस्तता। प्राय हमारे व्यवहार में कुछ अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगोण होते हैं। यह परिवर्तन थकान, औषधि, व्यसन, बीमारी आदि के कारण होते हैं। इन्हें अधिगम नहीं कहा जा सकता। अभ्यस्तता हैबिचुएशन। अभ्यस्तता व्यवहार में आया अस्थायी परिवार किसी उद्दीपक के बार बार उद्भाषण दिए जाने से व्यवहार में कई बार ऐसा परिवर्तन आता है कि उस उद्दीपक के प्रति ही रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाते हैं। ऐसा परिवर्तन अभ्यस्तता कहलाता है। उदाहरण, यदि आपके पड़ोस में विवाह हो रहा है, इसके चलते रात देर तक डीजे का भी शोर होता है, प्रारंभ में इससे आपको परेशानी होती है, किंतु धीरे धीरे आप के कान उसके लिए अभ्यस्त हो जाते हैं और उस ध्वनि के प्रति परिवर्त कमजोर हो जाते हैं। वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर के मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है कहलाता है। गामक अधिगम। गामक वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। यह अधिगम का प्रथम स्तर है। इंद्रियों का उपयोग करके विभिन्न विचारों को सीखने की प्रक्रिया प्रतिबोधात्मक अधिगम कहलाती है। संकल्पनाओं के स्तर पर किया गया अधिगम संकल्पनात्मक अधिगम कहलाता है। इस प्रकार के अधिगम में चिंतन, तर्क आदि महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इनमें से कौन सा सीखने के सही स्तर है? तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों से होते हुए एक व्यक्ति को अधिगम को प्राप्त सूचना, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। फैक्ट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हाउ, कंप्रेहेंशन, विजडम। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हुए मान लीजिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। उस पुस्तक में अनेक तथ्य होंगे, किंतु आपके लिए केवल वही महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अर्थात आप उन तथ्यों में सिर्फ अपने लिए उपयोगी सूचनाओं को ग्रहण करेंगे और उनकी मदद से आवश्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यह समझ उस बोध के विकास में सहायक होगा और इसी के आधार पर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर ज्ञान में वृद्धि होगी। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण है अभिप्रेरणा। मिलर तथा डोलार्ड का कथन। अधिगम के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना मानना चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए और अंत में कुछ प्राप्त करना चाहिए। अधिगम कुछ निश्चित चरणों से होता हुआ संपन्न होता है। इसी एक अधिगम के सोपान भी कहा जाता है। अनेक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के सोपान को परिभाषित करते हुए चरण दिए। इसमें डेशियल का वर्गीकरण प्रमुख है। डेशियल के अनुसार अधिगम के 6 सोपान है। अभिप्रेरणा या आवश्यकता, लक्ष्य या उद्देश्य, बाधा, अनुक्रिया या सबलीकरण या पुनर्बलन, सामान्यकरण या एकीकरण, परिपक्वता। आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवन के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। यह परिभाषा किसी विज्ञान मनोवैज्ञानिक की है तो है गेसेल की। परिपक्वता की महत्वपूर्ण परिभाषा है। गेसेल आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समुच्चय प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। बोरिंग व लैंगफील्ड। परिपक्वता से अभिप्राय अभिवृद्धि और विकास से है, जो कि विशेष व्यवहार के अस्तित्व के समय अथवा किसी विशिष्ट व्यवहार के अस्तित्व में आने से पूर्व अत्यंत आवश्यक होता है। गेट्स व जर्शील्ड। परिपक्वता वह अभिवृद्धि है जो पर्यावरण की व्यापक परिस्थितियों में नियमित रूप से होती रहती है अथवा जो उत्प्रेरणा की विशिष्ट परिस्थितियों जैसे प्रशिक्षण तथा अभ्यास के बिना होती रहती है। अलेक्जेंडर। परिपक्वता आंतरिक रूप से संशोधन की प्रक्रिया है। आंतरिक परिपक्वता प्राणी का विकास है, संरचना एवं कार्य में वृद्धि जो प्राणी में निहित शक्तियों का कारण है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं। अधिगम एवं परिपक्वता के मध्य निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता में विकास की एक निश्चित अवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य विशेष को करने की योग्यता परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता द्वारा उत्पन्न परिवर्तन अधिगम नहीं है, क्योंकि परिपक्वता द्वारा शरीर में केवल जैविक परिवर्तन होते हैं, जबकि अधिगम सीखना, शारीरिक, मानसिक आदि प्रक्रियाओं को विकसित करना है। उदाहरण जैसे शिशु के पाँव की मांसपेशियों का मजबूत हो जाना परिपक्वता की निशानियाँ और उसका साइकिल चलाना अधिगम है। जैसे शिशु की उंगलियों की मांसपेशियों का पेंसिल पकड़ने के योग्य हो जाने परिवर्तन परिपक्वन को दर्शाते हैं, वहीं पेंसिल पकड़कर अंक लिखना, अक्षर लिखना आदि अधिगम है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परिपक्वता की वजह से आए परिवर्तन अधिगम नहीं है, किंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है और दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी कार्य को
करने के लिए परिपक्व नहीं होगा तब तक उसे वह कार्य नहीं सिखाया जा सकता। परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है और अधिगम की चाह के बिना परिपक्वता निरर्थक है। परिपक्वता प्रकृति और अधिगम पालन पोषण विकास के निर्माणार्थक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि हमारे विकास का आधार केवल परिपक्वता ही होते हैं तो मनुष्य आज भी पेशेवर जीवन जी रहा होता। हमारे विकास जीवन के पीछे बहुत बड़ा कारण है, अतः ये जमा प्लस होने वाले बिंदु न होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालने वाले बिंदु है। फिर है इसका सूत्र है परिपक्वता इंटू अधिगम विकास। परिपक्वता इंटू शून्य अधिगम इक्वल्स टू शून्य उपलब्धि। शून्य परिपक्वता इंटू अधिगम अवसर शून्य उपलब्धि। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? अधिगम के संबंध कौन से उपयुक्त नहीं है? परिपक्वता अधिगम में अंतर। परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया है, यह अर्जित है। सहज जातिगत प्रक्रिया मनुष्य जाति, पशु पक्षी जाति। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया है। अभ्यास व अनुभव पर निर्भर प्रक्रिया मुख्यतः शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती है, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व नहीं है, अधिगम में अभ्यास एक महत्वपूर्ण घटक है। परिपक्वता पर निर्भर नहीं करती है। आवश्यकता विपणन लक्ष्य अधिगम में महत्वपूर्ण सोपान है। पुनर्वलन का स्थान नहीं है, पुनर्वलन का महत्वपूर्ण एक घटक है। जीवन पर्यटन नहीं चलती, जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया। परिपक्वता मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं की सीमाओं का निर्धारण करती है। अधिगम मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं के भीतर अर्जित कौशल है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत कारक है। परिपक्वता एवं आयु। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। सामाजिक कारक। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के लिए निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। सारी इसी अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास। व्यक्ति के अधिगम को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। उनका वर्गीकरण अध्ययन के दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से किया जा सकता है। विद्यार्थी से संबंधित कारक, व्यक्तिगत शारीरिक कारक, स्वास्थ्य, आयु, परिपक्वता, ज्ञानेंद्रिय, संवेदी क्षमता आदि। मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक, अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, बुद्धि, लब्धि, अंतर्निहित क्षमताएं, संवेगात्मक स्थिति, रुचि, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, थकान, ऊब, एकसरता, निरस्ता आदि। पर्यावरण से संबंधित कारक, सामाजिक कारक। इसके अंतर्गत व्यक्ति के समाज के वे पक्ष समाहित होते हैं जो उसके अधिगम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार, आस पड़ोस, रामनगर क्षेत्र की सामाजिक स्थिति, विद्यालय की संगठनात्मक स्थापना, विद्यालय का परिवेश, अध्यापक द्वारा किया गया बर्ताव। भौतिक कारक। वातावरण से संबंधित भौतिक कारक यथा रोशनी, तापमान, वातावरण अधिगम को सुगम बनाते हैं। आर्थिक कारक। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अधिगम को प्रभावित करती है। असुमेलित छांटी है। अध्यापक की विषय पर पकड़ व्यक्तिगत कारक है। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? अभिप्रेरणात्मक एवं संज्ञानात्मक अवस्था। कई बार प्रश्न में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को केवल व्यक्तिगत व पर्यावरणीय में न बांटकर परीक्षक कई अन्य उप कारकों से हमें विभाजित कर देता है। उक्त परिस्थिति में नीचे दी गई दो सारणियों की मदद से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रथम वर्गीकरण। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक कारक, ज्ञानेंद्रिय, स्वास्थ्य, आयु, परिपक्वता। मनोवैज्ञानिक कारक, प्रेरणा, सीखने की इच्छा, रुचि, बुद्धि, लब्धि, अभिवृत्ति। पर्यावरण संबंधी, वातावरण, सामाजिक, परिवार, समाज, कक्षा, विद्यालय। अन्य विषय सामग्री, अधिगम, अभ्यास, अधिगम प्रक्रिया, सफलता या परिणाम का ज्ञान। द्वितीय वर्गीकरण। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यार्थी संबंधी कारक, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अंतर्निहित क्षमताएं, उपलब्धि, अभिप्रेरण, उद्देश्य, इच्छा शक्ति, बुद्धि। अध्यापक विषय का ज्ञान, शिक्षण का ज्ञान, व्यवहार एवं व्यक्तित्व। मानसिक स्वास्थ्य, अनुशासन, सीखने की इच्छा। विषय वस्तु संबंधी, विषय वस्तु की प्रकृति, अधिगम अनुभव को चयन, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव का आयोजन। प्रक्रिया से संबंधित, अधिगम अनुभव ग्रहण करने के तरीके, नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंध, अधिगम में एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से संबंध, अभ्यास व पुनर्वलन, मनोवैज्ञानिक विधि, शिक्षण, अधिगम, वातावरण व संसाधन, सामग्री, सुविधा, परिस्थितियाँ, वातावरण। पावलोन का सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिक में कितने प्रकार के अनुबंध का उल्लेख है? 2। अनुबंध सीखने की सबसे सरल विधि है। यह
साहचर्य एसोसिएशन पर आधारित मनोवैज्ञानिक में दो प्रकार के अनुबंध का उल्लेख है: प्राचीन शास्त्रीय अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग, साधनात्मक क्रियात्मक ऑपरेंट कंडीशन। शास्त्रीय अनुबंध के प्रतिपादक है इवान पावलोव। फिर है सीखने का क्लासिकल कंडीशनल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है पावलोव द्वारा। इवान पावलोव और द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध मिन्नो अधिगम को निम्न के द्वारा समझा जाता है। शास्त्रीय अनुबंध सीखने का प्राचीन सिद्धांत थे के प्रतिपादक रूसी शरीर वैज्ञानिक इवान पावलोव ने किया था। इन्होंने 1904 पर चिकित्सा जगत का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। सिद्धांत प्रत्येक प्राणी किसी निश्चित उद्दीपक के दिए जाने पर निश्चित अनुक्रिया का प्रदर्शन करता है। यह उसकी आंतरिक मनोवृत्ति निर्भर करता है। पावलोव कहते हैं कि जब किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत किया जाए तो कालांतर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी वैसा ही अनुक्रिया करता है। उदाहरण, अक्सर हमारे फ़ोन की घंटी बजने पर हमारा ध्यान अपनी जेब की ओर जाता है। यदि हम किसी एक बस अथवा भीड़ भाड़ वाले पर हो, अचानक हमें वैसी रिंगटोन सुनाई दे जैसी हमारी हो, तो हमारा हाथ स्वतः जेब की ओर चला जाएगा। यह अनुबंध है। पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने अपने प्रयोग एक कुत्ते पर किया। कुत्ता भोजन के सामने रखने पर लार निकालता था। प्रयोग में भोजन देने के साथ घंटी बजाई गई। यहाँ भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था। अस्वाभाविक उद्दीपक और लार का आना स्वाभाविक होने की क्रिया में यह देखा गया कि एक समय ऐसा आया जब भोजन और घंटी मध्य सहचार्य स्थापित हो गया और कुत्ते ने भोजन दिए बिना घंटी बजाने वाली लार का प्रदर्शन किया। पावलोव के प्रयोग में यूसियस है। पावलोव द्वारा दिए गए सीएस किसे इंगित करता है? घंटी और ध्वनि। अनुबंध से संबंध। घंटी, सीएस, उद्दीपक, भोजन, कोई नई क्रिया नहीं। यूएस स्वाभाविक अनुबंध के समय सीएस प्लस यूएस, घंटी, भोजन, यूआर आएगा। लार अनुबंध के पश्चात घंटी, सीएस, लार, सीआर। यूएस क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रेस्पॉन्स। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के सिद्धांत का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंध। बिजली गरजना, स्वाभाविक उद्दीपक गरजने के आवाज़ से डरना। स्वाभाविक अनुक्रिया बिजली चमकना, अनुबंधित उद्दीपक चमक देखकर डरना। अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंध के समय चमकना प्लस गरजना, डर। सीएस प्लस कंडीशनल है। चमकना क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस है। गरजना अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनुबंध के पश्चात कंडीशनल चमकना, डर, सीआर। इस प्रश्न के अंत में गरजना शब्द दिया हुआ था। यह तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण, क्योंकि गरजना सुनकर डर जाना अनुबंध नहीं है। इसी प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में लाइटनिंग दिया हुआ था, जिसका अभिप्राय चमकना होता है। अतः अंग्रेजी संस्करण में लाइटनिंग को ही सही मानकर उत्तर दिया गया था। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवाल हल करने को नहीं आए। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवाल को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के मुताबिक संज्ञानात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। असफलता या बगनाशा। उस प्रश्न में असफलता एवं स्वाभाविक उद्दीपक उत्तेजक है और असफलता से होने वाली चिंता या बगनाशा स्वाभाविक अनुक्रिया। लगातार असफल होने से लंबे सवालों और असफलता में साहचर्य स्थापित हो जाता है। अर्थात राजू प्रश्न को देख भर जाने से चिंतित हो जाता है। असफलता स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, असफलता में चिंता स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, प्रश्न अस्वाभाविक उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस, प्रश्नों को देखकर चिंता अस्वाभाविक अनुक्रिया। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाली प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस प्रवृत्ति को कहा जाता है अनुकूलित उत्तेजना। प्रस्तुत प्रयोग में कुत्ते का स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के अलावा किसी अन्य उद्दीपक यथा घंटी, पद, चाप आदि के प्रति अनुक्रिया या उत्तेजना प्रकट करना अनुबंध का ही परिणाम है। कंडीशनल रिफ्लेक्शंस। अनुकूलित उत्तेजना या अनुकूलित प्रतिवर्त।
अनुकूलन पुनर्क्रिया विलोपन के कुछ समय बाद ही यदि अनुक्रिया पुनः होती पाई जाए तो वह कहलाती है स्वतः पूर्ण लाभ। एक्सटिंक्शन फांसी अनुक्रिया के बाद उपलब्ध पुनर्बलक को उस परिस्थिति से हटा लिया जाए तो सीखी गई अनुक्रिया लुप्त हो जाती है, यही विलोपन कहलाती है। जैसे कुत्ते के अनुबंध के पश्चात यदि घंटी तो बजाई जाए किंतु काफ़ी समय तक भोजन नहीं दिया जाए तो एक समय ऐसा आता है कि कुत्ता घंटी के बजने पर लार निकलना बंद कर देता है। विलोप का प्रतिरोध रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन विलोप के प्रतिरोध से अभिप्राय है कि कोई अधिगम कितनी दृढ़ता से हुआ, अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक के न देने पर कोई सीखी गई अनुक्रिया कितने समय तक बनी रहती है। विलोप कितनी देर बाद होता है यह कई कारकों पर निर्भर करता है। सीखते समय पुनरावृत्त प्रयासों की संख्या अधिक होने पर सीखी हुई अनुक्रिया दृढ़ता से अधिकतम स्तर तक पहुंचती है। प्रयासों के दौरान पुनरावृत्त की संख्या बढ़ाने से विलोप का प्रतिरोध बढ़ता है। एक अधिकतम स्तर से प्रयास संख्या बढ़ाने पर विलोप का प्रतिरोध कम होता है। जैसे जैसे अर्धन प्रयासों के दौरान पुनर्वनों की मात्रा बढ़ती है विलोप प्रतिरोध घटता है। यदि अर्धन प्रयासों के समय पर विलंब से उपलब्ध करवाया जाए तो विलोपन देरी से होता है। स्वतः पुनर्लाभ स्पॉन्टेनियस रिकवरी सीखी हुई अनुक्रिया का विलोपन जाने के पश्चात यदि अंतराल बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करने पर प्राणी अनुबंधित अनुक्रिया का प्रदर्शन करते यह स्वतः पुनर्बलन कहलाता है। स्वतः पुनर्लाभ बीती हुई अवधि पर निर्भर करता है। अवधि जितनी ज़्यादा होगी विलोपन के जितनी देर होने की क्रिया हो जाएगी पुनर्लाभ की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सामान्यीकरण जनरलाइजेशन समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करना सामान्यीकरण है। जैसे पावलन के प्रयोग में कुत्ता घंटी के साथ साथ और प्रकार की घंटी के प्रति भी लार की ही अनुक्रिया करे सामान्यीकरण है। जैसे कोई बालक किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति से डरे और अन्य दाढ़ी वाले व्यक्तियों के प्रति भी डरे तो यह सामान्यीकरण है। विभेदन डिस्क्रिमिनेशन सामान्यीकरण की विपरीत प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। सामान्यीकरण में जहाँ दो मिलते जुलते उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया होती है वहीं विभेदन में अधिगमकर्ता दोनों में अंतर कर लेता है। उदाहरण स्वरूप कुत्ता यदि किसी एक की आवाज़ पर लार स्रावित करे किंतु उसे मिलती आवाज़ पर लार स्रावित ना करे, यह विभेदन है। सेकेंड ऑर्डर सेकेंड कंडीशनल एक अनुबंधित उद्दीपक के साथ कोई अन्य अनुबंधित प्रस्तुत किया जाए और प्राणी कालांतर उसके प्रति भी स्थापित कर ले तो वह द्वितीय श्रेणी अनुबंध कहलाते हैं। इस हेतु पावलन ने अपने प्रयोग में प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल किया था। जैसे कमरे में प्रवेश करते ही प्रकाश किया जाता है तो घंटी बजाई जाती है किंतु कालांतर में देखा गया है कि रोशनी के आते ही लार निकलने लग जाती है, यह द्वितीय अनुबंधन है। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का। मनोचिकित्सा क्षेत्र में शास्त्रीय अनुबंध द्वारा भय, फोबिया आदि का इलाज किया जाता है। इस पद्धति का नाम सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है। अधिकांश अतार्किक भय, फोबिया के पीछे कारण है प्राचीन अनुबंध। प्राय प्रति अतार्किक भय का कारण शास्त्रीय अनुबंध होता है। अनुबंधन के अन्य उदाहरण चिकित्सक सफ़ेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी भी सफ़ेद कोट में देखते ही भय की अनुक्रिया करता है। एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसका टायर तेज आवाज़ के साथ फट जाता है। यदि ऐसा पुनः हो तो बालक साइकिल को देखते ही डर जाएगा। विद्यालय में खाने की घंटी की आवाज़ सुनने पर ऐसी आशा होने लगती है कि अब भोजन आने वाला है और मुंह में लार बनने लगती है। शास्त्रीय अनुबंध को प्रभावित करने वाले कारक हैं सारे के सारे हैं अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। प्राचीन अनुबंध में कोई अनुक्रिया कितनी शीघ्रता से होती है यह मुख्यतः तीन कारकों पर निर्भर करती है। अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता एवं प्रकार। जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधि कहलाती है। सकालिक अनुबंधन किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए प्रभावी होता है? विलंबित
अनुबंधित व अनुबंधित स्वाभाविक उद्दीपकों के बीच अंतराल टेम्पोरल अरेंजमेंट। प्राचीन अनुबंधन प्रक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। इनका आधार अनुबंधित और अनुबंधित उद्दीपकों के शुरुआत के बीच का समय होता है। अग्रवर्ती अनुबंधन फॉरवर्ड कंडीशनिंग। जब एक अनुबंधित उद्दीपक पहले दिया जाए तो इसे अग्रवर्ती अनुबंधन कहते हैं। यह 3 प्रकार से होता है: सायकालिक, विलंबित अथवा अवशेष। सायकालिक अनुबंध साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ दिए जाते हैं। विलंबित अनुबंध डिलेड कंडीशन। पहले अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है और फिर अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। यह इस प्रकार होता है कि दोनों साथ साथ चलते रहे। अवशेष अनुबंध ट्रेस कंडीशनिंग। अनुबंधित उद्दीपक का जब आरंभ व अंत हो जाता है उसके कुछ अंतराल बाद स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है। पश्चगामी अनुबंधन बैकवर्ड कंडीशनिंग। अनुबंधित स्वाभाविक उद्दीपक पहले दिया जाता है, उसके पश्चात अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। डिलेड ट्रेस साइमल्टेनियस बैकवर्ड। अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के मध्य अंतराल से यह स्पष्ट कीजिए कि अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है। विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया है। अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। सायकालिक व अवशेष अनुबंधन की प्रक्रियाओं से भी अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त होती है, परंतु इन विधियों में विलंबन की अपेक्षा अधिक प्रयास लगते हैं। पश्चगामी अनुबंधन प्रक्रिया से अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अनुबंधन की प्रक्रियाओं में उद्दीपकों की प्रकृति का अनुबंधन पड़ने वाला प्रभाव के संदर्भ में सत्य कथन है। विमुख उद्दीपक द्वारा अनुबंधन तीव्र गति से होता है। अनुबंधित स्वाभाविक उद्दीपकों के प्रकार टाइप ऑफ अनकंडीशनल साइमल्टेनियस। प्राचीन अनुबंधन में प्रयुक्त अनुबंधित उद्दीपक मूलतः 2 प्रकार के होते हैं: प्रत्यावर्तक अपीटेटिव स्टिमुलस, विमुख एवर्सिव स्टिमुलस। प्रवर्त्यात्मक अनुबंधित उद्दीपक स्वतः सुगम्य अनुक्रिया करते हैं, जैसे खाना पीना, दौड़ना आदि। यह अनुक्रिया संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती है। विमुखी उद्दीपक प्राय दुखीदायक और क्षति कारक होते हैं। परिवार पलायन अवॉइडेंस एंड एस्केप अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, जैसे शोर, कड़वा स्वाद, अज्ञात सुई। प्रवर्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन धीमा होता है और इसके अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि विमुखी प्राचीन अनुवांशिक 2-3 प्रयासों में स्थापित हो जाता है। अनुबंधित के 2 प्रकार है: तीव्रता स्पीड ऑफ कंडीशन स्टिमुलस। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार है तीव्रता प्रवर्त्यात्मक भूमिक दोनों दिशा को प्रभावित करती है। प्राचीन अनुबंधन में प्रयुक्त अनुबंधित उद्दीपक यदि अलग अलग होता है तो अनुबंधन शीघ्र होता है। उदाहरण प्रयोगशाला में घंटी सामान्यतः नहीं होती। अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता भी अनुबंधन को प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीपक जितना तीव्र होगा अनुक्रिया अर्जन की गति भी उतनी ही तीव्र होगी, अर्थात कम प्रयास अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में संबंधवाद कंसेलिज्म का संप्रत्यन दिया है। अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध बनाया जा सकता है। अधिगम में थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और उसके सामने भोजन का टुकड़ा उद्दीपक रखा। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बहुत सी अनुक्रियाएं की और त्रुटि के बाद अंत सफल अनुक्रिया करके बिल्ली ने अन्य भोजन प्राप्त कर लिया। कालांतर यह देखा गया है कि बिल्ली द्वारा भोजन के लिए होने वाले असफल प्रयासों में कमी आती गई और सफल प्रयास शीघ्रता से होने लग गया। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए, जिन्हें मुख्य नियम एवं गौण नियम में वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिगम के नियम: मुख्य नियम प्राइमरी लॉ, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग नियम, अनुप्रयोग का नियम, प्रवाह का नियम। फिर गौण सेकेंडरी लॉ, बहु अनुक्रिया का नियम, पुनरावृत्ति का नियम, अंश क्रिया का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, साचार्य परिवर्तन का नियम। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। बोनस संख्या: ये निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य है घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस समय को नहीं अपनाएंगे? प्रलोभन का नियम। तत्परता का नियम निम्न स्कूल से संबंधित है। व्यवहारवाद भी है। विजिज्म निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है। अभ्यास का नियम।
जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीख लिया जाता है कहलाता है। प्रभाव का नियम। एक अध्यापक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। यह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तत्परता का नियम। पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं कर सकता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। संशोधित प्रभाव का नियम। कक्षा में अधिकार पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? प्रभाव का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है? प्रतिक्रिया का नियम नहीं दिया गया है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? साचार्य का नियम। थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? अभ्यास का नियम। उपयोग व अनुप्रयोग का नियम। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न में अभ्यास के नियम के जगह श्रम का नियम विकल्प में था और एक विकल्प इनमें से कोई नहीं था। वहीं इसके अंग्रेजी संस्करण में लॉ ऑफ एक्सरसाइज ही विकल्प में था। हिंदी में लॉ ऑफ एक्सरसाइज को अभ्यास का नियम ही पढ़ा जाता है। अतः किसी भी प्रकार में विरोधाभास से बचने के लिए इस प्रश्न में बोनस अंक दिए गए हैं। अधिगम के मुख्य नियम। तो तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। कोई भी प्राणी तभी सीख सकता है जब वह उस प्रक्रिया के लिए पूर्णतः तैयार हो। सीखने के लिए तत्परता एवं जिज्ञासा का होना आवश्यक है। बालक में अधिगम के लिए मानसिक तत्परता के निर्माण हेतु योजन विधि और समस्या विधि के उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2021 के प्रश्न में तत्परता की जगह तैयार लिखा हुआ था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद लॉ ऑफ रेडीनेस था। उदाहरण, घोड़े के तालाब के पास ले जा सकता है किंतु पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कक्षा में एक शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछ तो सकता है किंतु उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। फिर है अभ्यास का नियम। अधिगम के स्थायित्व में अभ्यास का बहुत बड़ा योगदान है। इससे उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य समझ शक्तिशाली आवर्ती रिपीटेशन रिवीजन सीखे गए तत्व स्थिरीकरण। इस नियम के दो भाग हैं, प्रयोग व अप्रयोग। हम प्रयोग सीख सकते हैं, प्रतिधारण करते हैं, अप्रयोग द्वारा भूल जाते हैं। उदाहरण, गणित के प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करने से वे शीघ्रता से होने लगते हैं। यदि किसी विषय वस्तु का अधिक समय तक योजना किया जाता है, छात्र इसे भूलने लगते हैं। उपयोग या प्रयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। सीखे गए संप्रत्यय का बार बार अभ्यास उपयोग करके स्थायी रूप से बनी रहती है। जब परिस्थितियाँ और अनुकूलन परिवर्तन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उस शक्ति बढ़ती है। अनुप्रयोग या प्रयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। किसी पाठ या विषय को यदि हम दोहराना अभ्यास करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वे विस्मृत होने लग जाती है। जब कुछ समय तक परिस्थितियों और अनुक्रिया परिवर्तनीय संबंध स्थापित नहीं किया जाता तो संबंध शक्ति घट जाती है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट है। जिन कार्यों को करने से प्राणी संतोष मिलता है उसे बार बार करता है, वहीं जिन कार्यों को करने से अथवा पीड़ा का अनुभव वह उन्हें नहीं करता। संतोष व संतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव में रुचि व सीधा संबंध स्मृति की प्रत्यक्ष रूप संबंधित है। सुखद अनुभव दुखद अनुभव की अधिगम में अधिक मददगार होता है। यह नियम बताता है कि दंड का उपयोग यथासंभव कम करना चाहिए। आगे चलकर थॉर्नडाइक ने प्रभाव और अभ्यास में संशोधित स्वरूप प्रस्तुत किया। आंख पर पट्टी बांध कर किए गए प्रयोग द्वारा वे इस निर्णय पर पहुंचे कि प्रशंसा के बिना अभ्यास सार्थक नहीं है। वही पुरस्कार प्रशंसा में वृद्धि करते हैं किंतु दंड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण, कक्षा कक्ष में यह देखने में आता है कि किसी विषय को जब शिक्षक पढ़ाता है और छात्र के वह समझ में आता है तो वह और अभिप्रेरित होकर पढ़ता है, क्योंकि सीखी गई विषय वस्तु का प्रभाव संतोषजनक है। अधिगम का वह गौण नियम जिसके आधार पर अभ्यास का नियम है कहलाता है। बहुउन्मुखीक्रिया का नियम। अधिगम के गौण नियम। बहुउन्मुखीक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। व्यक्ति सफल होने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, अंत में अनेक प्रयासों से होते हुए सफल प्रयास तक पहुंचता है। इस नियम का आधार अभ्यास का नियम है। उदाहरण, पिंजरा खोलने की प्रतिक्रिया में बिल्ली ने एक अधिक अनुक्रिया की, अंततः सफलता से पिंजरे को खोल दिया। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड। अधिगम की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मनोवृत्ति का नियम की मानसिक स्थिति सीखने के अनुकूल हो। अनुकूल मनोवृत्ति से तत्परता आती है। उदाहरण, एक परीक्षार्थी जब तक स्वयं की ऐसी मनोदशा न रखे कि उसे आगामी परीक्षा में सफल हो तो वह सफल नहीं हो सकता।
आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति संपूर्ण स्थिति नहीं बल्कि उसमें एक अंश अथवा पक्ष में प्रति अनुक्रिया करता है। इस प्रकार कार्य को विभाजित कर अधिगम प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। उदाहरण, किसी विषय की पढ़ाई के दौरान छात्र अपनी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके ही पढ़ते हैं। सादृश्य अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। किसी नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया के समय व्यक्ति समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर सामान्य अनुक्रिया करता है। यदि सीखने का सादृश्य नियम है, यदि यह पूर्व में अर्जित ज्ञान या अनुभव को नवीन परिस्थिति में उपयोग करने पर बल देता है, या आत्मीकरण का नियम भी कहा जाता है। किसी ज्ञान या अनुभव को यदि धारण कर लिया जाए तो नवीन परिस्थिति में उसका सरलता से अंतर्ग्रहण हो सकता है। इस नियम का आधार बालक का पूर्वानुभव होता है। उदाहरण, कोई बालक मोटरसाइकिल चलाना सीख जाए तो उसमें उसके पूर्व में साइकिल चलाने का अनुभव संतुलन बनाने आदि में सहायक होता है। साचार्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। किसी नवीन ज्ञान के अर्जन में यदि व्यक्ति के समक्ष पूर्ववर्त परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाए तो व्यक्ति पूर्वानुसार अनुक्रिया करेगा। पूर्व व नवीन परीक्षार्थी में साचार्य समानता स्थापित करना ही साचार्य परिवर्तन है। यह पावलोव के सिद्धांत के समानांतर है। उदाहरण, थॉर्नडाइक ने इस हेतु स्टैंड-अप प्रयोग किया। ऊपर एक मछली को लटकाया गया और बिल्ली को स्टैंड-अप का निर्देश दिया गया जिससे वह उछलकर मछली को पकड़ सके। कुछ समय पश्चात देखा गया कि मछली के न रहने पर केवल स्टैंड-अप कहा जाता है, तो भी बिल्ली ने उछलना सीख लिया था। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत को लागू करने जा रहा है? निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। सीखने के संबंधित सिद्धांतों में थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है जो बताता है कि प्राणी उद्दीपन के साथ अनुक्रिया करता है और अंततः सफलतः अनुक्रिया के चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन के द्वारा अधिगम को प्रयास प्राप्त करता है। थॉर्नडाइक की यह विधि उचित पुरस्कार उद्दीपक की बात करती है जिससे विद्यार्थी को अधिगम हेतु प्रेरित किया जा सके, तत्पर किया जा सके। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के उदाहरण से यह स्पष्ट किया कि अधिगम के लिए दो बातें आवश्यक है: बिल्ली भूखी हो, पिंजरे के बाहर बिल्ली के लिए भोजन हो जिससे वह भूख मिटा सके। शैक्षणिक महत्व, यह बालक में सुधार को प्रोत्साहित करता है। प्रयत्न व अभ्यास से संबंधित सीखने की यांत्रिक विधि, प्रयास और त्रुटि। स्किनर का सिद्धांत। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियमों से कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को भलीभांति परिभाषित करता है? संतोष का नियम। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वसन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के संतोषजनक होते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, असंतोषजनक होते हैं तो पुनरावृत्ति नहीं होती है। कि इस प्रयोग में ऐच्छिक व्यवहार का अध्ययन और आगे चलकर इस क्षेत्र में B.F. स्किनर ने क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत दिया। सक्रियात्मक अनुबंधन अधिगम का वह प्रकार है जहाँ अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह अनुक्रिया के केंद्रीकरण रहती है। टाइप आर। स्किनर ने अपने प्रयोग में एक चूहे के बक्से में खटका दिया। इसे दबाने पर भोजन प्राप्त कालांतर में देखा कि भोजन की प्राप्ति के लिए की गई अनुक्रिया है। स्किनर के अनुसार अधिगम क्रमिक है, यह प्रयासों से बढ़ता है। पुरस्कार पुनर्वसन या रेनफोर्समेंट और शक्तिशाली बनाता है। विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी हम चलाना सीखते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में सीखना अनुबंध की अनुक्रिया के परिणाम पर आधारित होता है। इस अधिगम को नियमितता अधिगम या साधनात्मक अधिगम भी कहते हैं क्योंकि चूहे के प्रयोग में लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त का एक निमित्त या साधन है। बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उससे विनम्रतापूर्वक बात करते हैं। रेडियो, कैमरा, टीवी आदि चलाना निमित्तिक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। बच्चे माँ के न रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को भोजन का कार्य करते हैं जहाँ मिठाई रखी गई है और मिठाई खा लेते हैं। क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनर्वलन। कोई ऐसी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? पुनर्वलन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन।
कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? पुनर्बलन। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है तो है क्रिया प्रस्तुत अधिगम। B.F. स्किनर इसका अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोग पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? गणितीय घटनाओं पर। क्रिया प्रस्तुत या नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत इसके परिणाम में व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसे परिणाम को प्रबलक या पुनर्बलन रीएनफोर्समेंट कहा जाता है। पुनर्बलन की निम्नलिखित विशेषता अनुक्रिया की दिशा तथा मजबूती को प्रभाव करती है। पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन की संख्या, पुनर्बलन की अनुसूची, पुनर्बलन की गुणवत्ता, पुनर्बलन की आवृत्ति। निम्न में से पुनर्बलन के प्रकार छाटी है तो सारी है धनात्मक है, ऋणात्मक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है। पुनर्बलन के प्रकार। धनात्मक पुनर्बलन वे पुनर्बलन जिनका परिणाम सुखद होता है, जो अनुक्रिया को दृढ़ करते हैं व उसे बनाए रखते हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन वे पुनर्बलन जो अप्रिय, दुखद व पीड़ादायी होते हैं। ये प्राणियों को पलायन व परिहार की अनुक्रिया सिखाते हैं। डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, दंड से बचने के लिए स्वेटर पहनना, जुर्माने से बचने के लिए समय पर कार्य करना। प्राथमिक पुनर्बलन ये जैविक पुनर्बलन रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे भोजन, पानी इत्यादि। द्वितीयक पुनर्बलन वे पुनर्बलन जिन्होंने प्राणी के अनुभव के कारण, जैसे धन, प्रशंसा आदि। सत्य कथन चाटिए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य ही है। दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है अथवा दबाता है। ऋणात्मक पुनर्बलन पलायन की अनुक्रिया की सभ्यता को बढ़ाता है। सकारात्मक दंड का नियम में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। नकारात्मक पुनर्बलन है, वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। प्राय नकारात्मक पुनर्बलन को दंड समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। दंड के उपयोग में अनुक्रिया की संभावना सदैव कम होती है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। दंड अनुक्रिया को दबाता है, जबकि पुनर्बलन अनुक्रिया की संभावना को सदैव बढ़ाता है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। सरलीकरण बनाम दंड। सकारात्मक उद्दीपक दिया जाए। सबलीकरण इच्छित व्यवहार में वृद्धि। प्रवर्त्यात्मक उद्दीपक दिया जाए ताकि व्यवहार में वृद्धि हो। दंड इच्छित व्यवहार में कमी। विमुखी उद्दीपक दिया जाए ताकि व्यवहार में कमी हो। नकारात्मक उद्दीपक हटाया जाए। विमुखी उद्दीपक हटाया जाए ताकि व्यवहार में वृद्धि हो। प्रवर्त्यात्मक उद्दीपक हटाया जाए ताकि व्यवहार में कमी हो। इस प्रश्न में मित्रों द्वारा उपहास करना एक ऐसा उद्दीपक है जो दिए जाने पर संभवतः व्यक्ति के व्यवहार में कमी आएगी, किंतु इस प्रकार के उद्दीपक के दिए जाने की प्रवृत्ति कष्टकारी है, अतः यह सकारात्मक दंड होगा। अन्य उदाहरण, गलती करने पर बच्चों को पीट देना ताकि उसका आवंटन व्यवहार में कमी आ सके। सकारात्मक बच्चे के बाहर नहीं खेलने, टीवी नहीं देखने देना, उसकी अवांछनीय व्यवहार में कमी आ सके। नकारात्मक परिवर्तन बच्चे को यह कहना कि होमवर्क कर ले, नहीं पापा से शिकायत की जाएगी, उस डर से उसका होमवर्क कर लेना। नकारात्मक पुनर्बलन बच्चे को यह कहना कि होमवर्क करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी। सकारात्मक पुनर्बलन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में तंत्र है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में दो प्रकार के संप्रत्यय महत्वपूर्ण है। शेपिंग एक साधन जिसके अंतर्गत अपने व्यवहार के निकट सभी अनुक्रियाओं को पुनर्विलीन करा जाता है ताकि आरएस बॉन्ड अनुक्रिया उद्दीपक मजबूत बने और प्रगाढ़ अनुबंधित स्थापित हो। चेनिंग एक प्रक्रिया जो अनुक्रिया का क्रम स्थापित करे जिसके द्वारा अंतिम अनुक्रिया पहुंच कर एक पुनर्बलन या पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, एक नृत्य शिक्षक अपने शिष्य को सूक्ष्म मुद्राओं को सिखाने के दौरान हर बार प्रोत्साहित करे। शेपिंग है, किंतु प्रशिक्षण की इस प्रक्रिया में कुछ संपर्क तो सभी प्रशंसक मिले जब वह नृत्य के बारे में सीक्वेंस ऑफ एक्शन चेन सही ढंग से तो यह चलेंगे। सर्कस में एक रिंग मास्टर द्वारा ट्रेनिंग के दौरान किया जाए व्यवहार में शेपिंग उदाहरण है। किस प्रकार के पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया स्थायी होती है? स्किनर के सक्रिय अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगम कर्ताओं को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। निश्चित अपरांत अंतराल प्रबलन या पुनर्बलन अनुसूची अनुबंधन के प्रयास के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। सतत कंटिन्यूअस जब प्रत्येक वांछित अनुक्रिया
अनुक्रिया के गठित होने पर पुनर्वलन दिया जाए तो वह सतत पुनर्वलन कहलाता है। आंशिक पार्शियल, जब वांछित अनुक्रिया पर कभी पुनर्वलन उपलब्ध करवाया जाए कभी नहीं तो उसे आंशिक पुनर्वलन कहा जाता है। इसे सविराम प्रबलन भी कहते हैं। पुनर्वलन की प्रक्रिया में सतत की अपेक्षा आंशिक पुनर्वलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है, अर्थात विलोप की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। आंशिक प्रक्रिया में दो पुनर्वलन के मध्य अनुपात एवं समय के आधार पर अंतराल रखा जा सकता है, जिसकी व्याख्या निम्नलिखित है। निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेशियो। प्राणी को निश्चित अनुपात में पुनर्वलन उपलब्ध करवाया जाए, जैसे प्रत्येक 5वें प्रयास में। परिवर्त्य अनुपात अनुसूची, वेरिएबल रेशियो। पुनर्वलन प्रदान करने के लिए किसी निश्चित अनुपात का अनुसरण न किया जाए, कभी दूसरे प्रयास में कभी 5वें प्रयास में। निश्चित समयांतर अनुसूची, फिक्स्ड इंटरवल। पुनर्वलन प्रदान करने में निश्चित समय अवधि का अनुसरण किया जाए, जैसे प्रत्येक 5 मिनट बाद। परिवर्त्य समयांतर अनुसूची, वेरिएबल इंटरवल। पुनर्वलन प्रदान करने में निश्चित समय अवधि का ध्यान न रखा जाए। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में वांछित अनुक्रिया की देरी से पुनर्वलन उपलब्ध कराने पर अनुबंध हो जाता है। निम्न स्तरीय क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में देरी से पुनर्वलन उपलब्ध करवाने पर अनुक्रिया निम्न स्तर तक की हो जाती है। यदि तत्काल पुनर्वलन दिया जाए तो यह सर्वाधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, किसी बालक की अच्छा कार्य करने पर तत्काल प्रशंसा की जाए तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा। अधिगम के अन्य व्यवहारवादी सिद्धांत। आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? वॉटसन का सिद्धांत। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म का परिवर्तन किया। कथन, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बालक दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए वॉटसन ने 11 माह के शिशु पर अपने प्रयोग द्वारा इसे लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। एक शिशु जो खरगोश के साथ खेलता था, उसे खेलते समय वॉटसन के सहयोगी रेने द्वारा डरावनी ध्वनि सुनाई गई। कालांतर में यह देखा गया कि बच्चा खरगोश से डरने लगा। इतना ही नहीं, वह तमाम सफ़ेद फर वाली वस्तुओं से भी डरने लगा। यह अनुबंधन का ही उदाहरण था। शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत बच्चे का तमाम सफ़ेद फर वाली वस्तुओं से डरना उद्दीपन सामान्यीकरण है। अधिगम के गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक है क्लार्क हल का सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, अंतर्निहित न्यूनता सिद्धांत, जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत, उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत। हल का सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि अधिगम का आधार व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति है। हल प्रभावशाली व नवव्यवहारवादी थे। उनका सिद्धांत 16 स्वयं सिद्धांत मान्यताएं पोस्टुलेट्स पर आधारित था। स्किनर ने हल के सिद्धांत को सबलीकरण का श्रेष्ठतम सिद्धांत कहा है। यह सिद्धांत सीखने में समय स्थिति, होम्योस्टासिस, आंतरिक शारीरिक संतुलन की भूमिका को रेखांकित करता है। व्यवहारवादी सिद्धांत, जो अधिगम के लिए प्रथम सफल प्रयास की बात करता है, उसके प्रतिपादक है गुथरी। एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है एडविन रे गुथरी से। गुथरी का सिद्धांत नवव्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडविन रे गुथरी ने पावलन के शास्त्रीय अनुबंधन से आगे बढ़कर अपने विचार का सामयिक समीपता, टेम्पोरल कंटिग्यूटी का प्रतिपादन किया। गुथरी के अनुसार उद्दीपक अनुकूलन का अनुबंधन पुनर्वलन से नहीं अपितु समीपता से स्थापित होता है। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए गुथरी ने अपने सहयोगी हॉटन के साथ बिल्लियों का प्रयोग किया। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में एक प्रथम व सफल प्रयास पर बल देता है। बिल्लियों ने बाहर निकलने के लिए हर बार वही अपनाया जिससे वह पहली बार बाहर आया था। स्टीरियोटाइपिक व्यवहार की पुष्टि करता है गेस्टाल्ट वाद व कोहलर का प्रयोग। समस्या से अचानक समाधान की वकालत करने वाला का नाम। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक को प्रमुखता दी जाती है। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक थे। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित की गई है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो गलत है, पावलन को कबूतर पे किया था। एक्सपेरिमेंट सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदान की देन है? गेस्टाल्ट संप्रदान। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। कोहलर का चिंपांजी परीक्षण प्रदर्शित करता है
सूझ के माध्यम से अधिगम। समग्रता का सिद्धांत जन जेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक है। वर्धमान एवं अन्य सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक थे। कॉलर मैक्स वर्धमान द्वारा प्रतिपादित गेस्टाल्टवाद समग्रवाद से संबंध रखने वाले सूझ के सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तन जर्मनी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कॉलर ने किया। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण रूप में। वर्धमान ने इस हेतु फाई का संप्रति दिए, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। व्यक्ति जब भी कुछ सीखता है तो उसका समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है। उदाहरण शादियों में लगी हुई सजावटी लाइट जब जलती है तो हमें प्रकाश की एक रेखा चलती हुई नजर आती है, ना कि एक लाइट जलती है या बुझती है। कॉलर ने कैनरी द्वीप द्वारा गेस्टाल्टवादी अधिगम के संबंध में एवं मनुष्यों पर प्रयोग किया। यह प्रयोग उन्होंने अपनी पुस्तक द मेंटेलिटी ऑफ एप्स में उल्लेखित किया। इसी के आधार पर उन्होंने सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कॉलर ने बताया कि सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उद्देश्यपूर्ण रचनात्मक व अन्वेषणात्मक प्रक्रिया। सूझ परिस्थिति का आकस्मिक तात्कालिक व निश्चित ज्ञान है। यह उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध द्वारा नहीं बल्कि समस्या के समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण द्वारा अचानक विकसित होती है। कॉलर ने इसे यूरेका एक्सपीरियंस नाम दिया। एक बार समाधान मिल जाने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है। अधिगम केवल उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधित सहचार्य नहीं है वरन साधन तथा साध्य के बीच संज्ञानात्मक संबंध है। सूझ की विशेषताएं यह आयु व अनुभव से प्रभावित होती है। यह एक अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति स्थायी होती है। सूझ के लिए परिस्थिति का बनना, उसका प्रत्यक्षीकरण, समस्या और परिस्थिति में संबंध स्थापित होना आवश्यक है। सूझ से दक्षता आती है। सूझ को नवीन परिस्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। सूझ का विकास तैयारी की अवस्था, प्रिपरेशन, उद्भवन की अवस्था, इंक्यूबेशन, प्रदीप्ति, प्रभाषण की अवस्था, इल्यूमिनेशन, सत्यापन की अवस्था, वेरिफिकेशन। पांडुरा का सिद्धांत जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम की पद्धति जिस पर पांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। निम्न से बंडूरा के अवलोकन अधिगम एक प्रक्रिया है। अवधारण रिटेंशन अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम का सिद्धांत का एक उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के संज्ञानात्मक सिद्धांत अवकलन अधिगम से सम्मिलित है? बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रेरक प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहचार्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? नहीं है यह नहीं है तो हमारे सामने कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जहां हमारे व्यवहार का प्रशिक्षण ऑब्जर्वेशन कर अनुक्रिया है। अनुक्रिया करना इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। जिसे देखकर सीखते हैं उसे प्रतिमान निर्देश मॉडल कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया। सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है जहाँ सीखने का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं वरन समाज का अनुकरण है। बंडूरा का बॉब मॉडल प्रयोग परीक्षणात्मक अधिगम के स्वरूप को समझाने के लिए बंडूरा ने बच्चों के 3 समूहों को 5 मिनट की अवधि एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक बच्चा कमरे में प्रवेश करे और कमरे में रखी गुड़िया को पीटने लगता है, परंतु समूह में दिखाया गया कि इन गतिविधियों की आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कृत किया जाए और प्रौढ़ व्यक्ति ने उससे आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। दूसरे समूह ने देखा कि इस व्यवहार के लिए उसे दंडित किया गया। वहीं तीसरे समूह ने देखा बच्चे को न तो पुरस्कृत किया गया और न ही दंडित। कालांतर में यह देखा गया कि पहले समूह में बच्चे अधिक आक्रामक थे, वहीं दंड देखने वाले बच्चों में आक्रामकता भी देखी गई। बंडूरा ने इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का परीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना, परंतु वह किस प्रकार से आचरण करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मॉडल को पुरस्कृत करते हैं
पुरस्कृत होते हुए देखा है या दंडित होते हुए। अल्बर्ट बांडुरा व रिचर्ड वाटसन ने सन 1963 में आई अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अधिगम की इस प्रक्रिया पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन से आधारित नहीं है? स्कूल की घंटे बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, केंचुए का विच्छेद, क्रिकेट के प्रति उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, अवलोकन आधारित अधिगम के ही परिणाम में विच्छेदन प्रक्रिया पर व्यक्ति देखकर निरीक्षण द्वारा सीखता है। क्रिकेट का उत्साह किसी मैच को देख कर खेल के प्रति रुचि होने पर उत्पन्न होता है और सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी विषय को पढ़कर पढ़ने में असहजता होने पर ही जागृत होगी। किंतु स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते बंद कर लेना शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। यहाँ घर जाने का भाव स्वाभाविक उद्दीपक है और बस्ते बंद करना स्वाभाविक अनुक्रिया घंटे अनुबंधित उद्दीपक है जिसकी उपस्थिति से अनुबंधित अनुक्रिया हो रही है। बांडुरा के परीक्षण का अधिगम के प्रमुख तत्व है। तो सारे ये अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिपन्य। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। परिस्थितियों का सही क्रम है: अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है: अभिप्रेरणात्मक, अवधानात्मक, उत्पादक, धारणात्मक। बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल के बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में परिपूर्ण। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अवधानात्मक। इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।